वेलकम एवरीवन, सखी सहेली साथी दोस्त जो भी आप मुझे समझे, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक्स एंड बेबीज़ पर। यहाँ पर हर संडे मैं डिस्कस करती हूँ आपसे अपनी CSIR नेट की जर्नी। लेकिन क्या हुआ कि पिछले 2 वीक्स में मैं वीडियो नहीं बना पाई बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशूज़। सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली दिस इज़ अ कॉमन थिंग। हेल्थ इशूज़ किसी को भी हो सकते हैं, मुझे भी, आपको भी। लेकिन आज मैं डिस्कस करूँगी कि आपसे कि हमने पिछली अपनी वीडियो अगर आपने मेरी देखी हो CSIR नेट की प्रिपरेशन की, तो हमने उसमें सेल बायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और मेथड इन बायोलॉजी 4 यूनिट को हमने इकट्ठा स्टार्ट किया बिकॉज देयर आर सिमिलरिटी इन सम पॉइंट, सम टॉपिक जो एक दूसरे से रिलेटेड है। और अगर हम एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक को एक साथ पढ़ेंगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। क्यों? बिकॉज क्या होता है कि कुछ टॉपिक अगर हम साथ के साथ पढ़ रहे हैं, लाइक एज एग्जाम्पल हम बायोकेमिस्ट्री में DNA पढ़ रहे हैं, तो DNA की रेप्लिकेशंस मोलिकुलर बायोलॉजी में पढ़ना, DNA का एक्सट्रैक्शन मेथड इन बायोलॉजी में पढ़ना, और फिर इसी से रिलेटेड अगर हम उस सेल बायोलॉजी में भी क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर वगैरह हम देखेंगे तो आसानी होगी। पिछली जो वीडियोस थी मैंने उसमें डिस्कस किया था कि हम सेल बायोलॉजी के यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट्स में डिफरेंस पढ़ते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स का डिफरेंस पढ़ेंगे, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ सेल्स पढ़ेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। बट जब मैं यूनिट्स को रियली मैं थोरली मैं उसको पढ़ने लगी, जो मेरे नए व्यूअर्स होंगे मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी CSIR नेट की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ बिकॉज आई एम पोस्ट ग्रेजुएट बाय जूलॉजी। मैंने जूलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएशन की है, बट आफ्टर मैरिज मेरे 2 बच्चे भी हैं, मैं घर को भी संभालती हूँ। लेकिन जब मैं थोरली इसकी प्रिपरेशन के लिए गई, अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मुझे एग्ज़ाम कम देना है। नहीं, मैं दिसंबर 2026 का एग्ज़ाम नहीं देने वाली हूँ। मैं आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जून 2026 बिकॉज मोस्ट ऑफ रीजन्स हैं। within 5 months it will be quite difficult for me for the preparation of CSIR नेट, क्योंकि आप सबको पता है नेट की प्रिपरेशन बहुत थोरली, बहुत डीपली, बहुत ही फंडामेंटली कंसेप्ट्स के साथ, नो देयर इज नो जस्ट राइटिंग ऑफ क्वेश्चंस आंसर लाइक इन BSc and MSc. if there are 5 question you have to select only 3 question and you write the answer. लेकिन यहाँ पर लिंकेज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेल बायोलॉजी की, मोलिकुलर बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन। इनफैक्ट पिछले 2-3 ईयर से तो अगर आपने देखा होगा, 2-3 क्या इनफैक्ट 4-5 ईयर से ऐसा हो रहा है कि जब एक यूनिट से अगर हमें लगता है कि सेल बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है और उसमें से 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो 2 ऑप्शन हमें उसमें मोलिकुलर बायोलॉजी से लगता है कि मैंने वहाँ पढ़ा था, तो हम इस तरह से कंबाइनिंग फॉर्म में इसको पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि जस्ट 2 यूनिट हमने स्टार्ट की उसको करेंगे, नहीं, लेकिन धीरे धीरे, बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर 2027। आप लोगों का अगर प्रिपरेशन दिसंबर का है तो आपकी ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, बट बिकॉज मुझे घर के हैंडल काम करना पड़ता है, बच्चों को भी देखना होता है, और हेल्थ इशूज़ भी मेरे आजकल चल रहे हैं, तो इट बिकम वेरी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी टू हैंडल आउट ऑल द थिंग्स टुगेदर, दैट्स वाई। बट प्रिपरेशन तो करनी है, थोड़ी स्लो स्पीड से करेंगे, बट वी आर रेडी टू प्रिपरेशन। तो जब मैं सेल बायोलॉजी की मैंने बोला कि करेक्टरिस्टिक्स मैंने पढ़े, प्रोकैरियोट के मैंने करेक्टरिस्टिक्स पढ़े, यूकैरियोट्स में डिफरेंस पढ़ा, प्लांट और एनिमल का डिफरेंस पढ़ा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम लोगों से कुछ चीज़ मिस हो गई है इन सेल बायोलॉजी, एंड दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ सेल की जो थोड़ी सी हमें इंट्रो है वो भी पढ़ना चाहिए था, जो मैंने पॉइंट आउट किया है। वो क्या होता है कि सेल का ओरिजिन, सेल की, दैट्स मीन हिस्ट्री ऑफ सेल्स, हिस्ट्री ऑफ सेल। हिस्ट्री ऑफ सेल में क्या होता है कि डिस्कवरी ऑफ सेल, हमें ये भी पढ़ना होगा कि डिस्कवरी किसने की सेल्स की। सबको पता है स्केल्डन और स्वैन ने की थी, लेकिन वो किसने हुआ उसका एक फ्लो चार्ट याद रखना, हम लोगों को उसका भी पूरा एक फ्लो चार्ट याद रखना चाहिए, बिकॉज मे बी देयर विल बी 4 ऑप्शन और उसमें से कोई एक ऑप्शन इनमें से भी आ जाए। आजकल नेट इस तरह के क्वेश्चंस भी डाल देता है, तो हमने इसके जो फ्लो चार्ट्स, हमें इसके डिस्कवरी का भी पढ़ना होगा, वी कांट लीव इट। यहाँ पे हम सेल की डिस्कवरी पढ़ेंगे, प्लांटा के सेल में, एनिमल के सेल में, एनिमल में, प्लांटा में, एंड देन सेल थियोरी। यस, सेल थियोरी हम लोगों से जो मिस हो गया था दैट वाज सेल थियोरी। हम लोगों को भी सेल थियोरी के अकॉर्डिंग भी जाना ही चाहिए, जो स्केल्डन और स्वैन ने हम लोगों को दी थी सेल थियोरी कि इसके रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हम लोगों को पढ़ना चाहिए, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर फुली प्रिपरेशन, देयर शुड बी नो एनी मिस्टेक्स।
तो अब आप लोगों को समझ में आया कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स का, एनिमली और प्लांटे का जनरल कैरेक्टरिस्टिक सेल के साथ साथ हमें हिस्ट्री ऑफ सेल में भी एक बार, और ऐसा हमें लगता है कि दिस इज़ ओनली जस्ट फॉर 15 और 20 मिनट क्वेश्चन, बट नॉट एट ऑल। अगर हम इसको अच्छे से थोरोली इसके डिस्कवरी को पढ़ेंगे, बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट आवर कंसेप्ट प्रॉपरली। रटना नहीं है, बट हमें समझना है कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी, कैसे इसको देखा गया था, प्लांटा की सेल में पहले हुई कि एनिमल की सेल में पहले हुई, इस तरह की बहुत सारी डिस्कवरीज इसमें आती हैं। फिर सेल थ्योरी क्या होती है, कौन सी थ्योरी पहले आई थी, उसमें एनिमल सेल की और प्लांटा सेल की डिस्कवरी जो हुई थी उनमें ऐसी कौन सी चीज़ थी जो कॉमन थी, कौन सी ऐसी चीज़ थी जो डिफरेंट थी, राइट। तो वी हैव टू कंप्लीट इट आउट। देन आफ्टर दैट सेल बायोलॉजी में जब हम चलते हैं तो अब आ जाती है इसमें दो बातें कि ये तो सेल बायोलॉजी में हम जाए कि हम न्यूक्लियस के पोर्शन को, क्योंकि देखो वी नो एवरीथिंग कि बाहर जो बाउंड्री होती है वो प्लांटा में तो सेल वॉल भी होती है, अदरवाइज जो मोस्ट ऑफ इन ऑल द सेल्स आउटर मोस्ट बाउंड्री इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। एक हो गया सेल मेम्ब्रेन अगर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, या फिर हो जाता है अंदर, जो हम सेल के अंदर जाना शुरू करते हैं वहाँ पे होते हैं सेल ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेलीज, और सबसे अंदर आ जाएगा न्यूक्लियस। अब अगर हम न्यूक्लियस को पढ़ना शुरू करते हैं सबसे पहले, दैट्स मीन वी हैव टू रीड अबाउट द क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम बनते किससे हैं, एवरीबडी नो दैट कि ये डीएनए से बना हुआ है। तो अब इट इज़ योर चॉइस कि आप पहले सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, बट मेरे जो मैं जिस हिसाब से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, बिकॉज हम डीएनए पढ़ रहे हैं, उसके रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, वहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो वी शुड गो टू द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम प्रॉपरली फर्स्टली। बिकॉज इसका फ़ायदा ये होगा कि जो हमारा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, न्यूक्लियस में मेजर पोर्शन जो होता है वो डीएनए का ही होता है। बिकॉज जो आरएनए होते हैं, राइबोसोम जो होते हैं, राइबोसोम का जो आरएनए की होती है सिंथेसिस प्रोटीन, वो सब साइटोप्लाज्म में होगा, न्यूक्लियस वहाँ पे होता है। तो इट इज़ योर डिपेंड्स चॉइस कि आप पहले सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ना चाहते हैं, या फिर सेल मेम्ब्रेन पढ़ना चाहते हैं, या फिर डीएनए से जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर बने हैं। आई विल गो थ्रू द स्टडी ऑफ डीएनए से जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर बना। तो मैं अब इसके बाद, बिकॉज मैंने सेल थियरी वगैरह सब पढ़ लिया है, आई विल डिस्कसिंग दैट, आई एम प्रिपेयर्ड दैट थिंग। लेकिन मैं यहाँ पे न्यूक्लियस के जो अंदर स्ट्रक्चर है, दैट इज़ द क्रोमोसोम, जो वो मिलकर बना हुआ है, किससे बना हुआ है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जो मिलकर इसके कंबाइंड स्ट्रक्चर होते हैं। तो आई विल स्टडी इट फर्स्ट, बिकॉज वी हैव टू प्रिपेयर इट प्रॉपरली। चाहे वो सेल मेम्ब्रेन में आज आप चाहे वो आप सेल बायोलॉजी में पढ़ लीजिए, चाहे फिर आप वो जाके जेनेटिक्स में पढ़ेगा। जेनेटिक्स में तो क्रोमोसोमल के और सेग्रीगेशन वगैरह, मतलब मेंडल्स लॉ, जो दुनिया भर की बातें आएंगी वो अलग होंगी, बट जो प्रॉपर स्ट्रक्चर, तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट मैं इसको इसलिए प्रिपेयर करना चाहती हूँ, जब हम मोलिकुलर बायोलॉजी में जाते हैं वहाँ पर बहुत सारी ऐसे चीज़ें हम रेप्लिकेशन वगैरह में भी पढ़ेंगे, जहाँ पे इस डीएनए से रिलेटेड, इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो सेल बायोलॉजी अगर आपने अच्छे से प्रॉपरली पढ़ लिया तो यू विल बी एबल टू सोल्व दोज क्वेश्चंस। तो आपको इसको, इट इज़ योर चॉइस कि आप करना पड़े, बट आई विल प्रिपेयर फॉर डीएनए टू क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। मैं इसको पहले प्रिपेयर करूँगी, बिकॉज जब मैं वहाँ पे क्रोमोसोमल का स्ट्रक्चर वगैरह सब पढ़ रही हूँ, तो आई विल प्रिपेयर इट फर्स्ट, राइट। दूसरी थी, अब हम आ जाते हैं मोलिकुलर बायोलॉजी में। तो लास्ट मैंने जब पिछली बार जब मैंने डिस्कस किया था, तो मैंने बोला था कि हम डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, लेकिन जब मैं उसकी थोरोली जाने लगी डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए, जस्ट रिमाइंड दैट, मुझे लगा जब हम डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं तो डीएनए हो या आरएनए, जो भी न्यूक्लिक एसिड होता है वो मिलकर 3 चीज़ों से बना होता है। सबको पता है नाइट्रोजनस बेस होता है, उसमें फॉस्फेट होता है और पेंटोज शुगर होता है। तो जब हम इसमें जा रहे हैं तो दैट्स मीन हमें सबसे पहले तो उसके जो बैकबोन के स्ट्रक्चर्स है वो पढ़ने चाहिए। दैट्स मीन फॉस्फेट तो फॉस्फेट ही है, उसका स्ट्रक्चर तो मतलब ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि उसके स्ट्रक्चर के लिए पढ़ना है। हमें पता होता है कि उसमें कितने मतलब उसके स्ट्रक्चर को भी हमें समझना है, लेकिन सबसे पहले हमें इसका मतलब पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस, टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस, हमें सारे 5 टाइप ऑफ जो भी नाइट्रोजनस बेस है, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन और
आरएनए में तो यूरेसिल भी होता है। तो पहले हमें नाइट्रोजनस बेस का पता होना चाहिए, बिकॉज जब हम डीएनए के स्ट्रक्चर में जाएंगे तो वहीं पे पूरे इन्हीं 4 नाइट्रोजनस बेस को यूरेसिल को एक्सेप्ट करके, बिकॉज यूरेसिल आरएनए में होता है, यही रिपीटेडली होगा। जब तक हमें इनकी पूरी प्रॉपर्टी नहीं पता है कि कौन से 6 स्ट्रक्चर से ये मिलकर बने हैं, सिंगुलर रिंग है या डबल रिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और फिर इनकी बॉन्डिंग कैसे हुई है, फिर इसमें जो शुगर यूज़ होते हैं, पेंटोज शुगर होता है, राइबोज होता है, डीऑक्सीराइबोज होता है। डीऑक्सीराइबोज राइबोज से क्या अलग है, इसका पकड़िंग स्ट्रक्चर्स क्या है। जब मैं इसको पढ़ने लगी तो मुझे लगा कि दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू स्टडी इट फर्स्ट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स क्या है। वी हैव टू लर्न न्यूक्लियोसाइड फर्स्ट, देन न्यूक्लियोटाइड, देन फॉस्फेट अगर उसमें जुड़ जाते हैं के बाद फिर डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर्स को। दैट्स मीन यहाँ पे डीएनए के स्ट्रक्चर से पहले हम लोगों को मोलिकुलर बायोलॉजी में हम लोगों को पढ़ना होगा नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर, स्पेशली दोज पेंटोज शुगर आर इन डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है और आरएनए में राइबोज शुगर होता है। तो वी हैव टू स्टडी दीज फर्स्टली। हम इनको पढ़ेंगे, इनके पेंटोज, इनकी जो प्रॉपर्टीज होते हैं, कैसे वो एक दूसरे से बॉन्ड करते हैं, कैसे वो बनते हैं एक नाइट्रोजनस बेस को। दैट्स मीन एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड में कैसे कन्वर्जेशन कर सकते हैं। और यही बायोकेमिस्ट्री में भी आता है। जब हम मेटाबॉलिज्म पढ़ना स्टार्ट करते हैं तब हमें पता चलता है कि नाइट्रोजनस बेस को दूसरे नाइट्रोजनस बेस में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। बट वी आर हियर टू स्टडी ऑल द थिंग्स कनेक्टिंग विद ईच अदर। अगर हम इसको यहीं पे पढ़ते हैं नाइट्रोजनस बेस को, तो यहीं पे हम इसको स्टडी कर सकते हैं कि ये इससे कैसे एक दूसरे में कन्वर्जन हो सकता है। तो नाइट्रोजनस बेस की कन्वर्जन को हम यहाँ पढ़ेंगे। आफ्टर दैट जब हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, आई डोंट नो कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, बट आई विल कंप्लीट इट फर्स्ट। जब मुझे इसका पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेगा देन आई विल गो टू द डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर्स में मैं फिर इसके बाद वहाँ पे करूँगी, बिकॉज डीएनए के स्ट्रक्चर्स में बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं, इसके लास्ट भी होते हैं, और बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। इसमें इतने न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो उसके एंटी पैरेलल में कितने होंगे, पैरेलल में कितने होंगे, ये वाली प्रॉपर्टी के लिए मोलिकुलर बायोलॉजी में। आफ्टर दैट सेल बायोलॉजी हो गया, मोलिकुलर बायोलॉजी हो गया, देन बायोकेमिस्ट्री। यस, सबसे पहले अब हमें समझ आया कि बायोकेमिस्ट्री में पहले हमें नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड्स, इनके ऑल द स्ट्रक्चर्स, कौन सा कन्वर्जेशन कैसे हो सकता है, जो कि बायोकेमिस्ट्री में भी एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि जब वहाँ पे मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं न्यूक्लियोटाइड की कन्वर्जेशन कैसे होती है, वहाँ पे उसकी सिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म का एक अलग पोर्शन होता है कि न्यूक्लियोटाइड को कैसे सिंथेसाइज किया। यू कैन रीड दैट पॉइंट इन न्यूक्लियोटाइड। लेकिन जब मैं बायोकेमिस्ट्री में पढ़ने गई तो मुझे स्ट्रक्चर पढ़ना चाहिए, तो मुझे तभी समझ में आया कि स्ट्रक्चर ऑफ बायोकेमिस्ट्री में इसको पढ़ने से पहले हमें यहाँ पे पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इसमें हम रेप्लिकेशंस की जो प्रॉपर्टीज़ मोलिकुलर बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं उससे पहले प्रॉपर्ली हमें स्ट्रक्चर्स को उसको कन्वर्ट करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि बायोकेमिस्ट्री में इसके स्ट्रक्चर को पढ़ने के बजाय, चाहे आप मोलिकुलर बायोलॉजी का पोर्शन मानो चाहे बायोकेमिस्ट्री का मानो, पहले उसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, देन उसके रेप्लिकेशंस में जाएंगे। मैंने बायोकेमिस्ट्री में साथ के साथ उसके मेटाबॉलिज्म को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज नॉट ऑल द मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स वगैरह के मेटाबॉलिज्म ओनली न्यूक्लियोटाइड्स में कौन से, ओनली फर्स्टली वी विल स्टडी द डीएनएस के जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। तो मेटाबॉलिज्म, देखिए फ्रेंड्स, अगर हम ये समझेंगे, सेग्रीगेट करके पढ़ेंगे कि ये वहाँ पढ़ना है, ये वहाँ पढ़ना है, दिस इज सेपरेट मेथड। लेकिन जब हम वहाँ एग्जाम में बैठते हैं वहाँ पे कोई यूनिट सेपरेट नहीं होती, वो ऑल द एग्जाम सेम आता है, एक साथ आता है। वी हैव टू सोल्व ऑल द थिंग्स सेम टाइम। तो क्यों ना हम एक दूसरे से कंबाइन करें। तो मुझे ये लगा कि बायोकेमिस्ट्री में स्ट्रक्चर को ना करने के बाद हम मोलिकुलर बायोलॉजी में इसके स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर देते। दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस्ड द स्ट्रक्चर इन मोलिकुलर बायोलॉजी। जबकि मोलिकुलर बायोलॉजी में रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेगुलेशन, ऑल द थिंग्स आर टुगेदर। बट अगर हम इस स्ट्रक्चर को वहाँ बोल दें, बिकॉज मैंने इसको वहाँ पे शिफ्ट करने का एक और रीज़न ये है कि बायोकेमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बहुत ही लेंदी टॉपिक है। एमिनो एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, फिर रेस्पिरेशन का पॉइंट आएगा जहाँ पे हम लोग
क्रेब साइकिल वगैरह पढ़ते हैं, तो ये बहुत ही लेंदी पोर्शन हो जाता है। मोलिकुलर बायोलॉजी इज़ ऑल्सो वेरी लेंदी पोर्शन, बट द सिमिलर थिंग्स को हम एक साथ रख लेते हैं। तो यहाँ पर आई हैव स्टार्टेड माई टॉपिक मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स की मेटाबॉलिज्म को मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। आफ्टर दैट आई विल, जो मुझे आई थिंक जब मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे कन्वीनियंट जो लगेगा कि इस तरीके से पढ़ रही हूँ, आई एम जस्ट डिस्कसिंग दैट, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिएगा। बट मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे मेटाबॉलिज्म न्यूक्लियोटाइड का इसके साथ बायोकेमिस्ट्री में पढ़ूँ तो बहुत बेटर होगा, बिकॉज बहुत सारे हार्मोन्स एंजाइम होते हैं। एक और बात, जो चीज़ लर्निंग पॉइंट में होती है, मेटाबॉलिज्म में मैक्सिमम एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें लर्न करनी होती है, और जो चीज़ लर्न करनी होती है, दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि आप उसको धीरे 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 शुरू से स्टार्ट करें। बिकॉज जब एग्जाम्स आते हैं उसमें बल्क में इतनी सारी चीज़ें एक साथ आ जाएंगी, लॉर्ड्स ऑफ यूनिट, और अब तो CSIR नेट का बाय दिसंबर 2026 3 यूनिट्स और ऐड कर दिया उन्होंने। बायोटेक्नोलॉजी की बहुत सारी यूनिट्स ऐड ऑन हो गई, तो कोर्स 13 यूनिट से 16 अप्रोक्स यूनिट तक कर दिया, मतलब 2 यूनिट को मर्ज कर दिया उन्होंने। जो पहले इवोल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी तो था, तो इवोल्यूशन बायोडाइवर्सिटी को मर्ज करके एक यूनिट बना दी है, और जो मेथड इन बायोलॉजी थी उसको 3 अलग अलग यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो मीन्स ये है कि बायोटेक का पोर्शन जो है वो इंक्रीज़ कर दिया है। दैट्स मीन बहुत सारी चीज़ें एक साथ पढ़नी होगी, तो जो एक जैसी सिमिलर चीज़ होगी उसको एक साथ हम लेके चलेंगे तो इट विल बी क्वाइट ईजी फॉर अस टू लर्न, टू रिमेम्बराइज, और जब हम इसको रिविज़न कर रहे होंगे तो साथ के साथ हम इस चीज़ को भी रिविज़न कर लेंगे। और एक बात तो है कि जब हम कोई चीज़ एंजाइमेटिकली कोई चीज़ लर्न करनी होती है तो उसे एक साथ बल्क में नहीं लर्न करना चाहिए, उसको धीरे धीरे करना चाहिए, जिससे कि वो परमानेंटली हमारी मेमोरी में फीड हो जाए, परमानेंटली हमें याद हो जाए। दैट्स वाई। अब बायोकेमिस्ट्री में तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे हम मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक और होता है मेथड इन बायोलॉजी। यस, मेथड इन बायोलॉजी में मैंने कई सारे मेथड पढ़े जो स्पेशली CSIR नेट में यूज़ किए जाते हैं, एथेनॉल वगैरह से इसको फ्रैक्शन DNA का प्यूरिफिकेशंस के लिए, पहले DNA के प्यूरिफिकेशंस के लिए, मतलब DNA के एक्सट्रैक्शन के लिए। अभी मैंने सिर्फ एक्सट्रैक्शन का ही देखा है, इसके स्पेसिफिक प्यूरिफिकेशन और क्रिस्टलाइजेशन के कुछ और प्रोसेसेस होंगे जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ी हैं। आई एम सेइंग इट बिकॉज मेथड में जब हम आते हैं तो पहले तो ये यूनिट ही बहुत बड़ी होती है, बट मैंने बोला इस यूनिट के पोर्शन को पूरी यूनिट ना करके इसको हर यूनिट से थोड़ा थोड़ा कंबाइंस कर देते हैं। इनफैक्ट मैं तो मेथड इन बायोलॉजी में जब प्यूरिफिकेशन ऑफ DNA पढ़ रही हूँ तो जब स्ट्रक्चर ऑफ DNA पढ़ूंगी वहीं पे ही एक हेडिंग मैंने प्यूरिफिकेशन ऑफ DNA डाल दी है। दैट्स मीन कि दिमाग को ये ना लगे कि भैया मेथड इन बायोलॉजी में अलग से जाना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी यूनिट ऐसी हैं जिसको आप किसी के साथ कंबाइन नहीं कर सकते। बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो उसमें आप उसको किसी और के साथ कंबाइन नहीं कर सकते, उसको वहाँ सेपरेट करना होगा। तो लेकिन कुछ यूनिट के पोर्शंस ऐसे हैं जो DNA RNA प्यूरिफिकेशन, जो जहाँ पर जो यूनिट पढ़ेगी मैं उस यूनिट को उसके साथ ही मैंने रिटर्न आउट नोट कर लेने हैं, बिकॉज जब मैं उस यूनिट को रिवाइज कर रही हूँ तो मुझे ये होगा कि मैंने साथ के साथ एक नज़र इस यूनिट पर भी लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इसका एक्सट्रैक्शन ऑफ DNA का जो पढ़ा था उसमें अभी प्यूरिफिकेशन ऑफ DNA नहीं पढ़ा, इसमें मेजर 3-4 मतलब मेजर मैंने तो अभी 1-2 ही पढ़ा है, ज़्यादा नहीं, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी हेल्थ इशूज़ थे, मुझे नहीं पढ़ पाई। नेक्स्ट वीक में मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि मैंने इसमें कौन कौन सी अच्छी मुझे जो लगी CSIR नेट में, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करना चाहूँगी मैं आपसे, बिकॉज दिस इज़ द कोर यूनिट। पहले एक ऐसा ऑप्शन होता था कि आप मेथड इन बायोलॉजी भी अगर आप छोड़ देते हो तो देयर इज़ अ चांस यू कुड बी क्वाइटली go and selecting CSIR net, but it become very necessary for us to select, to complete and really to revise this unit now, because अब जितनी भी यूनिट आई हैं वो सब इससे रिलेटेड इतनी ज़्यादा हो गई हैं, और खासतौर से जो बायोटेक का पोर्शन बढ़ा दिया गया है, तो वी कांट स्किप दिस यूनिट नाउ, इट बिकम नेसेसरी टू कम्प्लीट दिस यूनिट। तो इसको तो थोड़ा अलग से, थोड़ा थोरोली, थोड़ा इस यूनिट से ऐड करके, थोड़ा उस यूनिट से ऐड करके हम कम्प्लीटली इसको डिस्कस करेंगे। तो ये था मेरा आज का इस वीक का शेड्यूल। अभी मैं आप नेक्स्ट वीक में आपको बताऊंगी कि मैंने इसमें कौन कौन सी मेटाबॉलिज्म में किस तरीके से मेथड से मैंने इसको डिस्कस किया, शायद आप लोगों को हेल्पफुल हो, और उसका जब हमने थियोरी के साथ साथ कितना पॉइंट्स मैंने कंप्लीट कर दिया मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अभी चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आपको ये
जो भी मेरा, दिस इज़ माय पर्सनल, जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि मुझे इस तरह से प्रिपरेशन करनी है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि आपके पास कोई प्रॉपर इससे बेहतर मेथड है, तो आई विल ट्राई दैट ऑल्सो। बिकॉज़ देखिए, हम लोगों की शेयरिंग का मतलब मुझे ये होता है कि क्योंकि मुझे आपको बताना है ट्रूली कि क्या-क्या मैंने किया, क्या नहीं किया। तो पिछली बार की मेथड में मैं 100% नहीं कर पाई, बिकॉज़ मैंने रेप्लिकेशन आप लोगों को उसकी तरह जो बोला था कि मैं रेप्लिकेशन पढ़ूँगी जन प्रॉपर्टी, वो मैं नहीं पढ़ पाई। बिकॉज़ मुझे जब मैं रेप्लिकेशन पे गई तो मुझे ये लगा कि सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, जब वहाँ पे जा रहे हैं तो डीएनए के स्ट्रक्चर को हमें पहला पढ़ना चाहिए। और जब हम स्ट्रक्चर पे गए तो सबसे पहले हमें न्यूक्लियोटाइड, उसकी अंदर की प्रॉपर्टी जो मैंने आप लोगों से डिस्कस की, वो पढ़ना ज़रूरी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि इन चीज़ों में मैं कितनी सक्सेसफुल रही, मैंने कितने परसेंट इसको कंप्लीट किया। और आप मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि आप लोग कहाँ तक पढ़ रहे हैं। इट विल बी क्वाइट easier for us to share our experience with each other, क्योंकि पढ़ना है और आगे बढ़ना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए और डिस्कस करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आपको ये लगता है कि येस इट विल बी क्वाइट ईजी फॉर अस टू शेयर, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो आप मेरे चैनल बुक्स एंड बेबीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे। मैं आपको बताऊंगी कि कितने परसेंट में सक्सेसफुल रही और कौन सी ऐसी चीज़ है कि इसमें कुछ और ऐड ऑन करना है या फिर हम इसको स्किप कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।